संचालक, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड द्वारा आयोजित वेदांत फैशन लिमिटेड Q2 FY25 आय सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। वेदांत मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं वेदांत मोदी हूं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द कंपनी। वेदांत फैशन भारत की अग्रणी शादी और उत्सव परिधान कंपनी है। दूसरी तिमाही की शुरुआत के साथ, जैसा कि अपेक्षित था, व्यवसाय सामान्य स्थिति में लौट आया है, जिसका असर दिखाई दिया हमारा बिक्री प्रदर्शन पर। तिमाही समाप्त बिक्री 30 सितंबर 2024 में यह 3,341 मिलियन रुपए था, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 24% की जोरदार वृद्धि थी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17.3% की मजबूत SSG दर्ज की। प्रदर्शन में पहला आधा वित्तीय वर्ष का पहली तिमाही समरूप रूप से तुलनीय नहीं था, क्योंकि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही एक असाधारण तिमाही थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर विवाह की तिथियां बहुत कम और नगण्य थीं। हालांकि, हमें दूसरी तिमाही में बेहतर विस्तार की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में हमारे ग्राहकों की बिक्री 6,634 मिलियन रुपए था। सितंबर 2024 तक, वेदांत फैशन का EBO खुदरा क्षेत्र नेटवर्क वैश्विक स्तर पर लगभग 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट है। हमने अपनी रणनीति और ब्रांड्स के मार्केटिंग पर सावधानीपूर्वक काम किया है और मशहूर हस्ती, अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को हमारे महिला परिधान ब्रांड मोहे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नए अभियान जब आप तैयार, हम तैयार में पारुल गुलाटी जैसी अन्य अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। हमारे नए अभियान आप कब बन रहे हैं मान्यवर? हम उन भावनाओं और परिवर्तनों को तलाशते हैं जो पुरुष एक लड़के से दूल्हे बनने की अपनी यात्रा के दौरान अनुभव करते हैं। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने नए ब्रांड दिवस बाय मान्यवर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो पूरे देश में उत्सवों और समारोहों के लिए उपयुक्त है। दिवस बाय मान्यवर को युवा पीढ़ी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही अब मैं श्री राहुल मुरारका को यह काम सौंपता हूं कि वे आपको हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। राहुल मुरारका, धन्यवाद। वेदांत, नमस्कार। मैं समेकित फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए फाइनेंशियल प्रदर्शन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही से शुरू करते हुए परफॉर्मेंस अपडेट। कंपनी ने लगभग 268 करोड़ रुपए के परिचालन रेवेन्यू की रिपोर्ट की, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में 22.7% की मजबूत वृद्धि है। कंपनी ने इंडस्ट्री में अग्रणी 67.9% का सकल मार्जिन और लगभग 45.4% का स्वस्थ EBITDA मार्जिन रिपोर्ट करना जारी रखा है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान रिपोर्ट किया गया PBT लगभग 90 करोड़ रुपए है, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में 39.3% की उल्लेखनीय वृद्धि है। कंपनी ने लगभग 25% का अच्छा पैट मार्जिन दर्ज किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 67 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में 37.3% की उल्लेखनीय वृद्धि थी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान हमारे ग्राहकों की बिक्री लगभग 334 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 24% की मजबूत वृद्धि थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 17.3% की मजबूत SSG वृद्धि भी हासिल की। अब वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के प्रदर्शन अपडेट पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान कंपनी ने लगभग 508 करोड़ रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की सूचना दी, जबकि हमारे ग्राहकों की बिक्री लगभग 663 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान लगभग 46.5% के स्वस्थ EBITDA मार्जिन के साथ साथ लगभग 67.8% का उद्योगग्रणी सकल मार्जिन रिपोर्ट करना जारी रखा है। कंपनी ने 25.5% का अच्छा पैट मार्जिन भी दर्ज किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाभ लगभग 129 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा पैट मार्जिन लगभग 27.2% है।
आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। मॉडरेटर, पहला सवाल जेएम फाइनेंशियल के गौरव जोगानी का है। गौरव जोगान, मेरा पहला सवाल नेटवर्क एक्सपेंशन के बारे में है। तो मैं समझता हूं कि H1 में नेटवर्क एक्सपेंशन थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन आपने यह भी बताया कि आपको एक अच्छे स्टोर खुलने की उम्मीद है। इसलिए उस मोर्चे पर कोई भी गाइडेंस मददगार होगा, क्योंकि आप आमतौर पर हर साल 15%, 16% नेटवर्क जोड़ते हैं। वेदांत मोदी: जरूर। तो इसके कई पहलू हैं। तो सबसे पहले, एक कंपनी के तौर पर हमने योजना बनाई थी, चूंकि H1 में कारोबार अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा, इसलिए हम अपनी ज्यादातर ओपनिंग Q2 के अंत और H2 की शुरुआत में करेंगे। हालांकि Q2 के आखिरी कुछ दिनों में श्राद्ध। मॉडरेटर, अगला प्रश्न फिलिप कैपिटा से अंकित केडिया का है। अंकित केडिया, मेरा पहला सवाल कैश फ्लो जनरेशन पर है। पहली बार हमने नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है। हमारे इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज दोनों में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से रिसीवेबल डे। वेदांत मोदी: हाँ, तो मैं यहाँ कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक बात यह है कि हम निश्चित रूप से त्योहारी सीजन और आगे आने वाले शादी के सीजन के लिए तैयार हैं। और एक कंपनी के रूप में हमारे पास लगभग 110 वर्किंग कैपिटल डेज हैं। इसे किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में लगभग 3.3 गुना घुमाया जा सकता है। और आमतौर पर एक पूरे वित्तीय वर्ष में हम शुद्ध स्तर पर 28%, 29% प्रॉफिट मार्जिन्स करते हैं। इसलिए एक ऐसी कंपनी में जहां वर्किंग कैपिटल को लगभग 3.5 गुना घुमाया जा सकता है और प्रॉफिट मार्जिन्स इतना मजबूत है, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल का वास्तव में पैट से अधिक उत्पन्न करता है। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि जब व्यापार आने वाला हो तो हमारे पास हमेशा इन्वेंट्री उपलब्ध हो। अंकित केडिया, दूसरा सवाल दिवास पर है। यह देखते हुए कि D2C के लिए मूल्य बिंदु बहुत तीखे हैं, यहां ग्रोस मार्जिन्स को कैसे मॉडल किया जा रहा है? और 2 साल के परिप्रेक्ष्य से आप इस ब्रांड को पोर्टफोलियो में कहां आकार लेते हुए देखते हैं, यह देखते हुए कि आपने हमें ब्रांडों में रेवेन्यू ब्रेकअप देना बंद कर दिया है? तो 2 साल बाद क्या दिवास आपके तीसरे मेंसवियर ब्रांड से बड़ा हो जाएगा, जो हमारे पास MBO बाजार के लिए है? वेदांत मोदी: हाँ, तो मेरा मतलब है, रणनीतिक रूप से मंथन हमारा इंक्यूबेशन ब्रांड था और जिस तरह से मंथन अस्तित्व में आया और रणनीतिक रूप से कंपनी के हिस्से के रूप में दिवस के रूप में आए, तो ईमानदारी से कहूं तो मंथन के लिए यह नया दृष्टिकोण रहा है। और इसका दूसरा पहलू ग्रोस मार्जिन के नजरिए से, आज यह कंपनी के औसत से थोड़ा कम है, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि यह अभी भी अपेक्षाकृत नवजात अवस्था में है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हमें लगता है कि हम आज कंपनी स्तर के औसत पर आराम से काम कर रहे होंगे। इसलिए हमें इसमें कोई चुनौती नहीं दिखती। और हाँ, दिवास, हम 1 अक्टूबर से डीलर नेटवर्क और अपनी खुद की D2C वेबसाइट पर सभी मार्केट प्लेस पर लाइव है। और हमने पहले महीने के नजरिए से नए ब्रांड के लिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा है। अंकित केडिया, तो क्या यह मान लेना उचित है कि मंथन अस्तित्व में नहीं रहेगा? और MBO चैनल में भी हम आगे चलकर दिवास को आगे बढ़ाएंगे? और ऑनलाइन और MBO दोनों चैनलों में, क्योंकि वर्तमान में यह केवल D2C पर है और MBO में नहीं है। वेदांत मोदी: हाँ, इसलिए कम से कम 2 से 3 साल के नजरिए से मुख्य रणनीति दिवास होगी और यहीं पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा। और यह पहले से ही MBO में है। इसलिए इस साल हमने मंथन और दिवास दोनों के लिए ऑर्डर लिए हैं, क्योंकि हमारी उत्पाद योजना थोड़ी लंबी प्रकृति की है। हालांकि अगले साल से MBO के नजरिए से भी मुख्य रूप से दिवास पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मॉडरेटर, धन्यवाद। अगला सवाल एवेंडस पार्क के तेजस शाह का है। तेजस शाह, वेदांत, पिछली कुछ तिमाहियां मंदी के मामले में अभूतपूर्व थीं, इसलिए हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर के लिए भी कुछ अपरिचित हो सकता है। जिस तरह से हमने पहली बार उस तरह की मंदी देखी, फ्रेंचाइज पार्टनर ने भी इसे पहली बार देखा होगा। इसलिए आमतौर पर हमने देखा है कि फ्रेंचाइज एक बहुत ही घनिष्ठ समुदाय है
और फिर यह बात तेजी से फैलती है। तो क्या आप वर्तमान में नई फ्रेंचाइज की इंक्वायरीज में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं? या उस मामले में पूछताछ कैसे चल रही है? वेदांत मोदी, फ्रेंचाइजी के नजरिए से हमें अभी भी किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, स्टोर खोलने के नजरिए से एकमात्र सापेक्ष चुनौती जो बढ़ी है वह है किराए की लागत, जिसे हम देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसमें थोड़ी कमी आएगी। संचालक, अगला प्रश्न एम्बिट कैपिटल से निहाल महेश का है। निहाल झाम, मेरा पहला प्रश्न यह है कि Q2 में हमने जो मजबूत SSG देखा है, क्या यह कहना संभव है कि क्या मोहे के स्केलअप का इसमें कोई मजबूत योगदान था? वेदांत मोदी, हाँ। इसलिए अगर हम समग्र YTD परिप्रेक्ष्य से देखें तो मोहे SSG निश्चित रूप से कंपनी के औसत से बेहतर रहा है और मोहे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मोहे का पैमाना बहुत ऊंचा नहीं है। कंपनी स्तर के SSG औसत को आगे बढ़ाने में की भूमिका अभी भी उस तरह से काम नहीं करती है। इसलिए मोहे ने संख्याओं में मदद की, लेकिन इसने SSG परिप्रेक्ष्य से किसी भी संख्या को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला। संचालक, अगला प्रश्न मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के ऋषि मोदी से है। ऋषि मोदी, दिवास के साथ आप सभी क्या प्रस्ताव दे रहे हैं? और क्या यह मान्यवर को खत्म कर देता है? तीसरा, मैं देख रहा था कि दिवास क्विक कॉमर्स पर भी उपलब्ध है ना? मुझे लगता है कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो या कोई और आउट ऑफ स्टॉक था। तो बस यह समझना चाहता था कि हम उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चेन पर क्या निवेश कर रहे हैं, और साथ ही सही SKU प्राप्त करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वे इसके लिए बहुत अधिक स्थान आवंटित नहीं करेंगे। तो बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम वहां क्या निवेश कर रहे हैं। वेदांत मोदी, जरूर। इस सवाल के लिए धन्यवाद। तो दिवास के नजरिए से पूरा प्रस्ताव भारत में मौजूद त्योहारी मौकों को संबोधित करना है। अब मान्यवर के साथ हम शादी के बाजार को पूरा करने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दिवास हमें जो करने की अनुमति देता है वह है देश भर में त्योहारों के लिए कई कुर्ते खरीदने की इच्छा रखने वाले महत्वाकांक्षी दर्शकों की ओर अपनी मूल्य निर्धारण सीमा को केंद्रित करना। और दूसरी बात, क्विक कॉमर्स की बात करें तो आज क्विक कॉमर्स के साथ हमारे संबंध जिस तरह से काम करते हैं वह यह है कि हम वास्तव में मुख्य गोदामों को सीधे इन्वेंट्री की आपूर्ति करते हैं और आज के समय में उनके किस शहर और किस हब में कौन सी इन्वेंट्री है इसका पूरा ध्यान वे रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम देखेंगे कि क्विक कॉमर्स भारत में अग्रणी कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है, हमारे उनके साथ बेहतर संबंध होंगे। ऋषि मोदी, और आपकी शादी ब्याह के अलावा अन्य चीजों का मिश्रण, क्या यह वैसा ही है जैसा कि 2-3 साल पहले हुआ करता था जब ये सभी तारीखों के प्रपोन्ड हुए थे? या लोगों ने शादी की खरीदारी भी दूसरी तिमाही में ही कर ली है? वेदांत मोदी, हम केवल यही रुझान देखते हैं कि लोग अपनी शादी के दिनों के करीब आकर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में कोई खरीदारी पहले से ही कर लें। इसलिए मुझे लगता है कि गुणात्मक रूप से यही हम फर्श पर देख रहे हैं। लेकिन लोग वास्तव में उत्पाद को देखने के लिए कुछ महीने पहले ही बाजार में आते हैं, जहां वे बस एक अनुभव के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में खरीदारी केवल तारीख के बहुत करीब ही हो रही है। ऋषि मोदी, समझ गया। अंतिम, बस हिसाब किताब से जुड़ा प्रश्न। अभी हमारे पास कितने त्वामेव और मोहे EBO हैं? राहुल मुरारका, हमारे पास 150 से ज्यादा त्वामेव और मोहे स्टोर है। वेदांत मोदी, तो त्वामेव के लिए हमारे पास 6 EBO हैं। मोहे के नजरिए से हमारे पास एक प्रमुख EBO है और हम पहले ही लगभग 7 से 8 मॉल स्टोर खोल चुके हैं। लेकिन मोटे तौर पर मोहे के लिए हमारे पास पाइपलाइन में कुछ प्रमुख स्टोर हैं जिन्हें हम अगली कुछ तिमाहियों में खोलेंगे। और त्वामेव के नजरिए से भी हमारे पास पाइपलाइन में कुछ और स्टोर है। अभी त्वामेव के लिए मुख्य दर्शन भारत के सर्वश्रेष्ठ 15-20 वेडिंग वियर बाजारों में प्रवेश करना और फिर अगले बाजारों की ओर बढ़ना है। मोहे के नजरिए से यह समान है।
हम भारत के शीर्ष 10 वेडिंग वियर बाजारों में एक प्रमुख स्टोर खोलना चाहते हैं। मॉडरेटर, अगला लेख वैल्यू क्वेस्ट के चिराग लोधिया का है। चिराग लोधिया, खुदरा नेटवर्क विस्तार के संदर्भ में आपने कहा कि आपने बहुत सारे स्टोर बंद किए हैं और कंसोलिडेशन किया है, जो आप हर 5 साल में करते रहते हैं। तो क्या यह मान लेना उचित है कि कंसोलिडेशन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और आगे चलकर हमें अच्छी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी? क्या यह मान लेना उचित है? वेदांत मोदी, हाथ। मुख्य रूप से हमने वास्तव में स्टोर्स का एक अच्छा हिस्सा कवर कर लिया है। अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है जिसे हम अगली लगभग 3 तिमाहियों में कवर करेंगे, शायद त्योहारी सीजन के बाद। लेकिन मोटे तौर पर यह अभ्यास पूरा हो चुका है और ग्रोस ओपनिंग्स, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ट्रैक पर है। हम उस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि H1 से H2 तक हमने जिस तरह का स्पिलओवर देखा है, उसे देखते हुए अगले साल भी थोड़ा बहुत स्पिलओवर हो सकता है। लेकिन मध्यावधि दृष्टिकोण से हम अपनी खुदरा विस्तार रणनीति को बनाए रखने के बारे में काफी आश्वस्त हैं। चिराग लोधिया, ठीक है। और आपने यह भी टिप्पणी की कि पिछले कुछ महीनों में टियर 2, टियर 3 बाजारों में भी काफी तेजी आई है। 6-12 महीने पहले ऐसा नहीं था। तो क्या नए स्टोर खोलने के मामले में टियर 2, टियर 3 बाजारों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है? क्या हम वहां रुझान में कोई बदलाव देख रहे हैं? वेदांत मोदी, कुल मिलाकर अगर मैं इस बारे में बात करूं कि हम स्टोर ओपनिंग को कैसे देखते हैं, तो हमारी रणनीति टियर 1 बनाम टियर 2, टियर 3 में काफी हद तक फैली हुई है। यदि आप पिछले वर्ष को देखें तो 44% टियर 1 था और शेष 55% टियर 2, टियर 3 था। चिराग लोधिया, ठीक है। दिवास, इसकी कीमत क्या है? और मान्यवर के एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के उत्पादों और दिवास के बीच क्या अंतर है? आपको क्या विश्वास है कि प्रवेश स्तर के उत्पादों के मामले में दोनों ब्रांडों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी? वेदांत मोदी, हाँ, मेरा मतलब है कि कीमतें निश्चित रूप से अलग हैं। दिवास मोटे तौर पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के कुर्ते की कीमत पर काम करता है। मान्यवर के दृष्टिकोण से हम मुख्य रूप से 2,000 रुपये से 6,000 रुपये की रेंज में काम करते हैं। जो बात हमें आत्मविश्वास देती है, मैं मुख्य रूप से 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले, चैनल बहुत अलग है। ऑनलाइन और MBO चैनल का इस्तेमाल शादी के कपड़े पहनने वाले दर्शक नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वे लोग करते हैं जो रोजाना पहनने के लिए, त्योहारों की जरूरतों के लिए, जल्दी जरूरतों के लिए कुर्ता चाहते हैं। दूसरा हिस्सा यह भी है कि प्रोडक्ट बहुत अलग है। दिवाली पर आप जो उत्पाद पहनना चाहेंगे, बनाम अपनी शादी में या अपने भाई की शादी में पहनने के लिए आप जो उत्पाद पहनना चाहेंगे, ये 2 बहुत अलग उत्पाद हैं। चिराग लोधिया, समझ गया। बस एक बुककीपिंग सवाल। इस तिमाही में अन्य इक्विटी में मार्च की तुलना में 70 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? राहुल मुरारका, तो डिविडेंड भुगतान के कारण। यह 206 करोड़ रुपए है। मॉडरेटर, अगला प्रश्न B&K सिक्योरिटीज के अखिल पारेख का है। अखिल पारे, मेरा सवाल यह है कि चैनलों से हमें सुनने को मिल रहा है कि हम शायद कुछ एक्सेसरीज जैसे परफ्यूम और कुछ और लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या इस तरह की कोई योजना है? वेदांत मोदी, हाँ। तो हमने पिछले सप्ताह सोमवार को ही परफ्यूम लॉन्च कर दिया है और लॉन्च के पहले सप्ताह में ही हमने काफी अच्छा प्रदर्शन देखा है। तो जैसा कि मैंने बताया, SSG के लिए एक बड़ा लीवर नए उत्पाद लॉन्च और कैटेगरी विस्तार है। तो यह हमारे कैटेगरी 50-60 स्टोर में से एक है, लेकिन अंततः प्रदर्शन के पहले सप्ताह को देखते हुए मुझे लगता है कि हम यह कहने में आश्वस्त हैं कि यह हमारे अधिकांश स्टोर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। यह मान्यवर ब्रांड के अंतर्गत है, इसलिए हमने इसका नाम एसेंस बाय मान्यवर रखा है, लेकिन यह मान्यवर के अंतर्गत है। मॉडरेटर, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड की ओर से इस सम्मेलन का समापन होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।